नेहा जी बुखार में तप रही थी और कमरे में अकेली बैठी थी। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि उठना भी मुश्किल लग रहा था। तभी उनकी बहू साक्षी कमरे में तेजी से आई और उन्हें झकझोरते हुए बोली, मम्मी जी उठिए ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता और खाना बना दीजिए। नेहा जी ने धीमी आवाज में कहा, बहू आज बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार से शरीर टूट रहा है, आज तुम ही कुछ बना लो, आखिर मैं तुम्हारी सास हूँ, क्या एक दिन तुम मुझे अपने हाथ से बनाकर नहीं खिला सकती? ये सुनकर साक्षी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह नेहा जी का हाथ पकड़ते हुए जबरदस्ती खींचते हुए हॉल में लेके गई और अपने ससुर विवेक जी से बोली, देखिए पापा जी, माँ जी खाना बनाने से मना कर रही है, अब आप ही बताइए ऐसे कैसे घर चलेगा? ये सुनकर नेहा जी की आंखों में आंसू भर आए। बुखार की तपिश से कहीं ज्यादा जीवन की तपिश ने उन्हें जला रखा था, मानो उन्होंने कभी चैन की सांस ही नहीं ली थी। उनका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। वो दिन याद आने लगे जब शादी के कुछ समय ही बाद विवेक जी का व्यवहार बदलने लगा था। उनका स्वभाव रूखा और कठोर हो गया था। अपनी माँ की झूठी बातों में आकर वे अक्सर नेहा जी पर हाथ उठा बैठते थे। जब जब नेहा जी मायके में शिकायत करती, वहां से यही जवाब मिलता, शादी के बाद ससुराल ही औरत का घर होता है, थोड़ा सहना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा जी चुपचाप रहकर सब कुछ सहती रही। जब उन्होंने अपने बेटे अंकित को जन्म दिया तो मन में एक उम्मीद जगी, शायद अब सब बदल जाएगा, शायद विवेक जी अब एक अच्छे पति बन जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन तब भी विवेक जी का रवैया नहीं बदला। अंकित भी अपने पिता और दादा को देखकर बड़ा हुआ और वही शक्ति, वही बेरुखी उसने भी अपनाई। नेहा जी के लिए माँ का दर्जा भी केवल नाम भर का रह गया। जब साक्षी बहू बनकर आई तो एक पल नेहा जी को फिर से उम्मीद जगी कि शायद अब एक बेटी जैसे साथी मिलेगी। मगर साक्षी ने भी घर के माहौल को अपना लिया। वह भी नेहा जी से नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगी। उसे पता था कि विवेक जी पैसे के बेहद लालची थे, इसीलिए वह अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उन्हें देती और बदले में अपने पक्ष में खड़ी कर लेती। नेहा जी की बात घर में अब कोई नहीं सुनता। उस दिन जब नेहा जी बुखार में भी खाना बनाने से इनकार किया तो विवेक जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में तमतमाते हुए नेहा जी को जोर का थप्पड़ मार दिया और बोले, बहू को मना करने की हिम्मत कैसी हुई? वो कमाकर लाती है और तुम तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। साक्षी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे किस जीत का आनंद ले रही हो। नेहा जी सन्न रह गई। उनका हाथ अपने गाल पर था और आंखें हैरानी और दुख से भरी थी। साक्षी चीखते हुए बोली, पापा जी इन्हें और मारिए, इनकी औकात दिखाइए। विवेक जी ने फिर से हाथ उठाया ही था कि नेहा जी ने पहली बार उनका हाथ बीच में पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब आंसुओं की जगह ज्वाला थी। उन्होंने उनका हाथ झटकारते हुए कड़ी आवाज में कहा, खबरदार अब मुझ पर हाथ उठाए तो। नेहा जी का चेहरा लाल था, बुखार से नहीं बल्कि सालों के घुटे हुए गुस्से से। वो बोली, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया? इस घर को जब बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, हर अपमान सहा, हर दर्द निगल लिया, लेकिन आपने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। वह नौकरानी की तरह इस्तेमाल करते रहे। विवेक जी गुजरते हुए बोले, यह घर तुम्हारे बाप का नहीं है, मेरा है। तुमने क्या किया है इस घर के लिए? विवेक जी की बात सुनकर नेहा जी का मन तिलमिला उठा। उन्होंने कांपती आवाज में गुस्से से कहा, अगर मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया होता तो ये घर कब का बिखर चुका होता। इतना कहकर वो तेजी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। दिल में वर्षों का दर्द एक साथ उमड़ गया। बुखार पहले से ही तेज था, अब वह मानसिक आघात से शरीर को और कमजोर कर लिया। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। शाम ढलने लगी। जब नेहा जी को होश आया तो देखा पूरा घर सुनसान पड़ा है। उनको कोई पूछने वाला नहीं था। किसी ने उनसे हाल चाल तक नहीं पूछा। वो धीमे धीमे कदमों से पड़ोस में रहने वाले युवक राहुल के पास गई और धीमी आवाज में बोली, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल ले चलो। राहुल तुरंत बाइक निकाल लाया और नेहा जी को पास के अस्पताल में लेके गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, दवाएं दी और आराम करने की सलाह दी। फिर राहुल ने उन्हें घर छोड़ा। नेहा जी चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। इधर साक्षी अपने कमरे में बड़बड़ा रही थी, जो चाहे हो जाए, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, भले ही मम्मी जी खाएं या ना खाएं। फिर वह गुस्से से किचन में गई, मैगी बनाई और अपने ससुर विवेक जी के साथ बैठकर खा ली। एक निवाला भी नेहा जी के बारे में सोचकर किसी ने नहीं रखा। पूरी रात नेहा जी बुखार और भूख से तड़पती रही। सुबह उठकर साक्षी ने चुपचाप सिर्फ अपने लिए नाश्ता बनाया और बिना किसी से कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल गई। उसने एक बार भी नहीं अपने ससुर विवेक और सासू माँ नेहा जी के बारे में नहीं सोचा। शाम को घर लौटते ही उसने व्यंग से कहा, पापा जी आज भी खाना नहीं बना, मम्मी जी दिन भर करती क्या है? साक्षी जी की बातें में आकर विवेक जी का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। वो गुस्से से नेहा जी के पास पहुंचे और गुजरते हुए बोले, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया है? दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती हो। कमजोरी सी आवाज में नेहा जी बोली, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। इतना
सुनते ही विवेक जी ने फिर से हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नेहा जी ने उनका हाथ रोक लिया। उनकी आंखों में अब डर नहीं, वो सख्त लहजे में बोली, खबरदार, अगर आप मुझ पर हाथ उठाया तो सीधे पुलिस को फोन कर दूंगी। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोस के दरवाजे खोलकर बाहर आ गए। नेहा जी ने सबके सामने आंखों में आंसू और हौसले के साथ कहा, मैं अब इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ मेरा क्या काम है। विवेक जी हंसते हुए बोले, जा देखता हूँ कहाँ जाएगी, कौन देता है तुझे मुफ्त का खाना। नेहा जी ने विवेक जी की आंखों में देखते हुए कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं मुफ्त की रोटियां खा रही थी या दिन रात इस घर के लिए जान लगा रही थी। ये कहकर वो चुपचाप कमरे में गई, अपना सामान समेटा और दरवाजे से बाहर निकल पड़ी। जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर उसने उस घर को देखा जिसे उन्होंने उम्र भर सजोया था और मन ही मन सोच लिया, अब इस घर में कभी नहीं लौटूंगी। नेहा जी सड़क पार कर रही थी, तभी आंखों में आंसू लिए उसने आखिरी बार अपने पति विवेक जी को देखने के लिए पीछे मुड़ी। अब भी उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी। तभी अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से आया और उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। विवेक जी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और दौड़ते हुए बाहर आए और नेहा जी को गोद में उठा लिया। आसपास के लोग भी भागते हुए उनके पास आए, पर साक्षी ये सब देखकर भी खामोशी से अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवेक जी ने नेहा जी को उठाया और अस्पताल की ओर भागे, लेकिन रास्ते में नेहा जी ने उनका हाथ थाम लिया और सांसें लड़खड़ा रही थी। वह धीरे धीरे बोली, विवेक जी, अब मैं आपको और आपकी बहू को तंग नहीं करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, जब मैं छोड़कर जाऊंगी तब समझ आएगा कि मैं क्या थी। ये सुनते ही विवेक जी फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। किसी तरह उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने तुरंत आईसीयू में भर्ती किया। लगभग 1 घंटे तक इलाज चला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नेहा जी अब इस दुनिया में नहीं थी। जब विवेक जी उनका शरीर लेकर घर लौटे तो सन्नाटा फैला हुआ था। उन्होंने भारी मन से साक्षी से कहा, बेटा अंकित को फोन कर दो, वो बंगलोर में है, उसे आने में समय लगेगा। साक्षी ने बेरुखी से कहा, पापा जी वो क्या करेंगे आकर, आप ही मम्मी का अंतिम संस्कार कर दीजिए। वैसे भी घर में एक बोझ कम हुआ। ये सुनकर विवेक जी का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम अपनी सास को बोझ कह रही हो? साक्षी तंज कसते हुए बोली, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो आपको बहुत प्यारी थी। आप दोनों के बीच क्या रिश्ता था सब जानते थे। आपके लिए वो भी बोझ ही थी। विवेक जी स्तब्ध रह गए। आज उन्हें आईना दिख गया। उन्हें समझ आ गया था कि जैसा बर्ताव उन्होंने नेहा के साथ किया था, वही अब उनकी बहू उनके साथ कर रही है। थक हार कर विवेक जी ने अकेले ही नेहा जी का अंतिम संस्कार किया। अब घर सूना हो गया था। करीब 2 महीने बाद अंकित घर आया। अंदर घुसते ही अंकित ने अपनी माँ को पुकारा, माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। माँ ये वही सोने का कंगन है जो आप बरसों से चाहती थी, आज मैं खरीद कर लाया हूँ। तभी सामने से विवेक जी आते दिखे। उन्हें देखते ही अंकित ने झुककर पैर छुए और उत्सुकता से पूछा, पापा माँ कहाँ है, जरा बुलाइए ना। विवेक जी की आंखें भर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, साक्षी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? अंकित थोड़ा चौंक गया। नहीं पापा, क्या हुआ? माँ मायके गई है क्या? विवेक जी का गला रुंध गया। उनकी आवाज भराई हुई थी। काश वो कहीं गई होती तो लौट भी आती, लेकिन अब वो कभी नहीं लौटेगी। वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये सुनकर अंकित जैसे सुन्न पड़ गया। उसके हाथ से कंगन का डिब्बा गिर गया। वह बिलखते हुए बोला, नहीं पापा ये कैसे हो गया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गया और सिर पटककर बिलखने लगा। आप लोगों ने माँ के साथ ऐसा कैसे होने दिया? विवेक जी ने टूटे हुए शब्दों में सब कुछ बता दिया। तभी ऑफिस से साक्षी घर लौटी। उसने अंकित को देखा और चौंकते हुए बोली, अरे आप कब आए? बताया भी नहीं। अंकित ने साक्षी की ओर घूरते हुए कहा, और तुमने भी तो कुछ नहीं बताया। माँ नहीं रही और तुम्हारे पास फोन था, तुमने एक बार भी कॉल करना जरूरी नहीं समझा। साक्षी बेपरवाही से बोली, अरे उनका समय आ गया था, अब रोने से क्या फायदा। यह सुनते ही अंकित का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना आपा खो दिया और जोरदार थप्पड़ साक्षी के गाल पर जड़ दिया। चटाक। साक्षी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई माँ को ये बोलने के लिए? लेकिन अब उस थप्पड़ से क्या? अब तो नेहा जी इस दुनिया में नहीं रही। इस घर में अब सिर्फ उसकी यादें बाकी थी, जो हर कोने में उनकी मौजूदगी का एहसास कराती थी। दोस्तों, आपके हिसाब से नेहा जी को सबसे ज्यादा दर्द किसने दिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।